हेलो। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और मैं यहाँ पे आपके लिए जो वीडियो बनाने की प्रक्रिया है उसी के तहत आज मैं भारत के भौतिक स्वरूप में जो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है उसी के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि हमने इससे पहले उत्तर भारत के पर्वतीय विस्तार को समझा और उत्तर भारत के पर्वतीय विस्तार के क्रम में हमने हिमालय पर्वत के विस्तार को समझा, जिसमें हमने सबसे पहले ट्रांस हिमालय को समझा, जिसके अंतर्गत हमने हिमालय पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया को समझा। और उसके बाद हम फिर बृहद हिमालय को समझे। बृहद हिमालय जिसके अंतर्गत हिमालय की सर्वोच्च चोटियों का विस्तार है और यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद हम आज लघु और मध्य हिमालय और फिर अंतिम में चौथे नंबर पे आने वाले शिवालिक श्रेणी या शिवालिक हिमालय के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ठीक, पिछली वीडियो में हमने हिमालय पर्वत के जो अन्य श्रेणियां हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा आपके साथ की थी। विस्तृत चर्चा आपके साथ हमने की थी और आज हम उसी क्रम में हिमालय पर्वत के ही लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं मार्कर और हाइलाइटर ले लूँ। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये हिमालय पर्वत का विस्तार है, जो ये नीले रंग की पट्टी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ये नीले रंग की जो ये पट्टी दिखाई दे रही है, ये जो पट्टी मैंने बनाई हुआ है, ये लघु हिमालय है। ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय है। ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय है। ये हिमालय बृहद हिमालय या महान हिमालय के दक्षिण में है। बृहद हिमालय या महान हिमालय के दक्षिण में है। वही हिमालय जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, बृहद सर्वोच्च महान हिमाद्री। ये सारे हिमालय जो हैं एक ही हिमालय हैं। इस हिमालय पर्वत के विस्तार के दक्षिणी भाग में लघु या मध्य हिमालय पर्वत का विस्तार पाया जाता है। यहाँ देखने वाली बात है कि अभी तक जिस पर्वतीय विस्तार को हमने समझा था, बृहद या महान हिमालय को, वो पर्वतीय विस्तार पूरी तरीके से हिमाच्छादित क्षेत्र था। यानी पूरा का पूरा वो हिमालयी क्षेत्र बर्फ से ढका रहता था। वहाँ बर्फ की मोटी मोटी चादरें थी, क्योंकि वो दुनिया की सर्वोच्च चोटियाँ या सर्वोच्च ऊंचाई वाले स्थलों में से आता था, जिसके चलते वहाँ पे तापमान हिमांक से बहुत नीचे चला जाता है और जो भी वहाँ पे जिसके चलते बहुत सारी बर्फ की परत वहाँ पे जम जाती है। ठीक, लेकिन वहां पे वो पूरा का पूरा इलाका निर्जन सा है। वो पूरा का इलाका महान हिमालय या बृहद हिमालय का जो पूरा इलाका है वो एकदम निर्जन सा है। लेकिन उसके विपरीत ये लघु और मध्य हिमालय ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत और सुरम्य स्थल है। यहाँ पे स्वास्थ्य भ्रमण का उद्देश्य ये होता है कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा और स्वच्छ हवा और अच्छे माहौल और प्राकृतिक माहौल का अनुभव प्राप्त करने के लिए ऐसे यहाँ पे प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं, जहाँ पे लोग भारत से या पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे जो प्रमुख स्थल हैं ये लघु और मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। लघु और मध्य नहीं, लघु या मध्य दोनों का एक ही नाम है। ठीक ना, इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है और इसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। ठीक, तो ये दोनों जो है ये जो लघु हिमालय है इसके अंतर्गत बहुत सारी सुरम्य प्राकृतिक स्थल आते हैं। यहाँ पे जो प्राकृतिक पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थलों में से जाने जाते हैं। हम यहाँ पे क्रमवार इसके विस्तार को और इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को समझेंगे। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए, लघु हिमालय का जो विस्तार है ये कश्मीर से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक है। कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है, जैसा अन्य हिमालयी क्षेत्रों का था। लेकिन इसके विस्तार में एक अलग प्रकार की विविधता है। इसके पश्चिमी जो ये हिमालय है, लघु हिमालय है, जो इसका पश्चिमी हिस्सा है ये चौड़ा है।
ये चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे ये पूरब की तरफ गया है वैसे वैसे ये जाके एकदम से महान हिमालय या बृहद हिमालय में जाके एकदम से सिमट सा गया है। यानी इसका पूर्वी विस्तार बहुत ही सीमित है और इसका जो पश्चिमी विस्तार है वही चौड़ा है। ठीक, लेकिन अच्छा ये तो हो गया। अब उसके बाद यहां समझने वाली चीज है, हम इसको जम्मू कश्मीर राज्य से शुरू करेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य में कश्मीर घाटी जो है, कश्मीर घाटी का जो पीर पंजाल का, कश्मीर घाटी के अंतर्गत आने वाला जो पीर पंजाल श्रेणी है, जो पीर पंजाल श्रेणी है वो लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। उसी लघु या मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत ही, पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत ही कश्मीर घाटी आती है। अच्छा, कश्मीर घाटी आती है और कश्मीर घाटी के ही अंतर्गत जो है डल झील है, श्रीनगर है, ये सारे के सारे जो पर्यटन स्थल हैं ये सब के सब कश्मीर घाटी के अंतर्गत आ जाते हैं। यहीं पे आपको गुलमर्ग मिलेगा, सोनमर्ग मिलेगा, ये सारी चीजें हम अभी आपको बताते हैं। उसके बाद फिर इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और कांगड़ा घाटी तक है, कुल्लू और कांगड़ा घाटी तक है। उसके बाद उत्तराखंड में इसका विस्तार जो है मसूरी पर्वत, जिसे हम सुरम्य प्राकृतिक स्थल मसूरी लोग घूमने जाते हैं, वो एक पर्वत श्रेणी है जिसे मसूरी पर्वत है, इसका विस्तार उत्तराखंड में है, वहां पे है। उसके बाद अब आ जाते हैं नेपाल में लघु या मध्य हिमालय का जो विस्तार है वो महाभारत श्रेणी के रूप में पाया जाता है। देखिए हमने यहाँ बताया है वो महाभारत श्रेणी के रूप में है। और काठमांडू घाटी जो है, और जो काठमांडू घाटी है यानी जो काठमांडू नेपाल की राजधानी है वो नाग देवता श्रेणी के अंतर्गत आती है, जो नेपाल में लघु या महान हिमालय के अंतर्गत आने वाली दो प्रमुख श्रेणियां हैं। एक है महाभारत श्रेणी और दूसरा है नाग देवता श्रेणी। नाग देवता श्रेणी के अंतर्गत ही काठमांडू घाटी आती है। ठीक, उसके बाद इसका विस्तार जो है सिक्किम के पर्वतीय क्षेत्रों में है, जहां पे जो चुम्बा वैली है, चुम्बी घाटी है, वो इसके अंतर्गत ही आती है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में जब इसका विस्तार जब ये आगे बढ़ता है तो ये एकदम से समाप्त प्राय हो चुका रहता है, यानी इसका विस्तार जो है एकदम से सीमित हो चुका रहता है, संकुचित हो चुका, वो एक से पतली सी पट्टी के रूप में वो पूरब में विकसित है, जो विभिन्न प्रकार के मतलब एकदम से समाप्त हो चुके लघु हिमालय के अवशेष के रूप में अरुणाचल प्रदेश या पूर्वी भारत में दिखाई देते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में डाफला जगह है, फिर मीरी श्रेणी है, फिर उसके बाद अबोर श्रेणी है और फिर मिसमी है। ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश में ये लघु हिमालय या शिवालिक श्रेणी का जो ये विस्तार है वो यहाँ पे पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो अजीब जैसा नाम है डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी, एक्चुअल में ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। ये जनजातियां इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों पे रहती हैं, तो इन्हीं के नाम पे इन पर्वतीय क्षेत्रों का नाम रख दिया गया है। जैसे डाफला क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ डाफला नाम की जनजाति रहती है। मीरी नाम का जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ मीरी नाम की जनजाति रहती है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, ये अबोर नाम का जो पर्वतीय क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये अबोर नाम की जनजाति है। मिसमी नाम का जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे मिसमी नाम की जनजाति रहती है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो लघु या महान हिमालय का जो विस्तार है वो एकदम सबसे पूरब के राज्य अरुणाचल प्रदेश के मिसमी पहाड़ियों तक पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कुछ प्रमुख चीजों को हम ध्यान देंगे। अब हम उन पर्यटन स्थलों की चर्चा करेंगे जिनका विस्तार इस लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, हम कश्मीर घाटी का जिक्र किए हैं, तो कश्मीर घाटी का जब हम जिक्र करते हैं तो इसकी घाटी में कुछ जैसे कश्मीर घाटी वाले हिस्से में जो ऊपर की बर्फ हो चुकी रहती है वो पिघल चुकी रहती है, और बर्फ के पिघल जाने के बाद जो है इसके मैदानी जो घाटियों का क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारे घास के मैदान बन जाते हैं और फूलों की और बहुत सारे फूल अपने आप ही वहाँ खिल जाते हैं। इसीलिए और इन घास के और इन फूलों की घाटियों को गुलमर्ग या सोनमर्ग कहा जाता है। गुलमर्ग और सोनमर्ग कहा जाता है। उन्हें मर्ग कहते हैं,
उन्हें मर्ग कहते हैं। जब वो बर्फ पिघल जाती है और वो घास के मैदान बनते हैं तो उन्हें मर्ग कहते हैं। उन्हीं में से कुछ प्रमुख मर्ग हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग, जो जम्मू के, जो कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ठीक, अब उसके बाद जब इस तरीके के भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार हिमाचल प्रदेश में होता है तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और कांगड़ा घाटियों में जो फूलों की घाटियों का विकास हुआ है वो इसी प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों के विस्तार होने के चलते हुआ है। फिर जब हम उत्तराखंड में जाते हैं तो उत्तराखंड में भी इसी प्रकार के मैदानों का विस्तार हुआ है। इसी प्रकार के घास के मैदानों का मैदानी क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है, जिन्हें बुग्याल कहा जाता है। ठीक, जिन्हें बुग्याल कहा जाता है। ये उत्तराखंड की जो भाषा है उस भाषा में इन घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। ठीक, कुछ जगह कयाल भी कहा जाता है। बुग्याल या पयार, ये दोनों चीजें कही जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जब इन घास के मैदानों के अलावा कुछ समतल क्षेत्र पाए जाते हैं, इन्हीं जो है कुछ समतल क्षेत्र पाए जाते हैं इस पर्वतीय क्षेत्र में ही कि घाटियों के नीचे कुछ बराबर क्षेत्र जो पाए जाते हैं उनको दून या द्वार कहा जाता है। जैसे देहरादून और जैसे हरिद्वार, ये सारे प्रमुख स्थल जो है पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, ये सब उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद जब हम इसको अध्ययन के दृष्टिकोण से और आगे बढ़ेंगे तो ध्यान देंगे कि जब हम नेपाल में जाते हैं तो नेपाल में जाते हैं तो वहाँ काठमांडू घाटी है। काठमांडू घाटी जो है वो नाग देवता पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आ जाती है। काठमांडू घाटी अपने आप में बहुत ही सुरम्य और पर्वतीय स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक, वहाँ भी पूरी दुनिया से पर्यटक घूमने जाते हैं। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश में जब हम सिक्किम राज्य में जाते हैं तो सिक्किम राज्य अपने पर्यटन के लिए, अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो उसकी राजधानी गंगटोक है, वो एकदम पर्वतीय, जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पे ही इसका विस्तार हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र पे ही इसका विस्तार हुआ है। जो उसकी राजधानी है वो पहाड़ी क्षेत्र पे ही बसी हुई है। यहाँ पे एक घाटी है चुंबी वैली, जिसे चुंबी वैली कहते हैं या चुंबी घाटी कहते हैं। इसी घाटी को लेके भारत और चीन के बीच में डोकलाम विवाद हुआ था। क्योंकि यहाँ पे जो भूटान देश है इसकी स्वतंत्रता और इसके सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर है, जिसके नाते भारत सरकार जो है इसको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए यहाँ पे एक डोकलाम नाम का स्थल है, यहाँ पे अपनी सेना को उतार देती है क्योंकि चीन के सैनिकों द्वारा भूटान के क्षेत्र का अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसके चलते भारत ने अपनी सेना को भूटान के पक्ष में यहाँ उतार दिया। और उसके बाद जो यहाँ त्रिकोणात्मक एक स्थलीय भाग बनता है, उसी त्रिकोणात्मक स्थलीय भाग को ही चुंबी घाटी कहते हैं, जो अपने आप में ये भी एक घास का मैदान है। यहाँ भी घास का मैदान है जो बहुत ही अपने आप में एक सुरम्य स्थल और बहुत ही प्राकृतिक सुंदर दृश्य के रूप में दिखाई देता है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जो ये लघु और महान हिमालय का जो विस्तार है वो हम देख ही रहे हैं। जो विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों के नाम पे जो पर्वतीय विस्तार है उसमें है, जैसे डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी, जो ये पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में भी जो बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जो लघु या महान हिमालय के अंतर्गत, लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं, उनका नाम है शिमला, ठीक, उसके बाद मनाली, उसके बाद डलहौजी। ये प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। इनको आप गूगल करके देखिएगा, आपको वहीं अंदाजा लग जाएगा ये सब कितने शानदार स्थल हैं प्राकृतिक घूमने लायक। डलहौजी अंग्रेजों के समय में ही, अंग्रेज जब गर्मी का समय आता था तो वो अपना मुख्यालय शिमला के इसी क्षेत्र में बना लेते थे, और ये डलहौजी के समय में मुख्यालय बनाया गया, जिसलिए शिमला के उस स्थल का नाम डलहौजी के नाम पे रख दिया गया। हालांकि इस नाम को हटा देना चाहिए क्योंकि ये अंग्रेज थे और इन्होंने हमें गुलाम बनाया था, इनके नाम पे इस प्राकृतिक स्थल का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जब हम आते हैं
जब उत्तराखंड में हम आते हैं तो उत्तराखंड में कुछ प्रमुख प्राकृतिक स्थल हैं, जैसे मसूरी है। मसूरी तो नाम सभी जानते हैं। मसूरी पर्यटन स्थल किस प्रकार का है, कितना सुंदर है, इसके बारे में आप सभी लोग जरूर थोड़ा ना थोड़ा परिचित होंगे। उसके बाद रानीखेत है, नैनीताल है, विंडसर है। नैनीताल एक बहुत ही सुरम्य प्राकृतिक तालाब है जिसका जल एकदम स्वच्छ और साफ नीला दिखाई देता है। और इस आश्चर्य करने की बात यह है कि एकदम पहाड़ के एक ऐसे पर्वतीय क्षेत्र पे इतने सुंदर प्राकृतिक तालाब का निर्माण हुआ, ये अपने आप में एक प्रमुख भौगोलिक अद्भुत घटना है, ठीक, जिसको अलग से समझा जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम बस इस चीज़ पे आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं कि लघु हिमालय और जो ये मध्य हिमालय है, इसका विस्तार कहाँ तक है और इसके अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। लेकिन आप सिर्फ दिमाग में ये जरूर रख लीजिएगा कि जब हम लघु या मध्य हिमालय की जब हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थलों की बात करते हैं, ठीक। और उसके बाद जो इसके जब शिवालिक इसी के दक्षिण में, इसी के जस्ट दक्षिण में या ये कहिए इसके एकदम से जो है दक्षिण भाग में शिवालिक पर्वत के एकदम निचले हिस्से में, लघु या मध्य हिमालय के एकदम निचले हिस्से में शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार का मतलब ये हो गया कि ये हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। कौन? शिवालिक जो है हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। नवीन पर्वत श्रेणी की जब हम बात करते हैं तो आप इसका मतलब ये एकदम मत लगाइए कि एकदम नया 2021 का बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। भूगोल जब हम पढ़ाते हैं या भूगोल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें नवीन और नवीनतम का मतलब ही करोड़ों साल होता है, ठीक। तो इसलिए ये जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, ये जो है ये हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी मानी जाती है, जिसका निर्माण आज भी गतिशील है। इस प्रकार से हमने उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार और इसके अंतर्गत आने वाली पर्वत श्रेणियों को आपको बताया, ठीक। और अब भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। और इसमें आपको कुछ प्रश्नों का जवाब देना है जो आप कमेंट के माध्यम से देंगे। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? केटू पर्वत श्रेणी किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? आप इन प्रश्नों का जवाब कमेंट के माध्यम से देंगे और इसका आप रिवीजन करते रहेंगे। ओके एंड गुड नाइट।